ठीक। चल, लास्ट टॉपिक क्या हुआ था तुम लोगों का? लास्ट क्या हुआ था? आर्टिकल 15, 16 नहीं हुआ था? हो गया था कि नहीं हुआ था? जॉब अपॉर्चुनिटी वाला, वो धर्म वाला मुझे याद आ रहा है शायद। रिलीजियस हेड जो बनेंगे, जामा मस्जिद वाला जो बताया था मैंने, हो गया था ना? कहा बेटा, भूल गए? लेकिन मैंने कुछ करने के लिए भी दिया था पॉलिटी में होमवर्क तुम लोगों को, पढ़ने के लिए बोला था। ठीक, चलो हेडिंग डालो। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किसकी बात करता है? एबॉलिश करने की बात करता है। एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटच समझते होंगे, अनटचेबिलिटी, ठीक है, बिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। अस्पष्टता का अंत इसके अंदर, ठीक है, लिखो। देयर इज नो डेफिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डेफिनेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं है। बट जनरली, बट जनरली untouchability means, untouchability means to discriminate anyone, to discriminate anyone, discriminate anyone by any means of, by any means of work, any means of work, like reading, writing, reading, writing, speaking, indicating by any word, by any word और अदर, किसी और तरीके से, ठीक है। अनटचेबल डिपेंड करता है अनटचेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 35, यहाँ पे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के पास ऑप्शन है इसको डिसाइड करने का, ठीक है। आर्टिकल 35 में पार्लियामेंट के पास ऑप्शन है डिसाइड करने का, ठीक है। लिखो, डिफरेंट एक्ट्स, हेडिंग डालो, डिफरेंट एक्ट्स, अनटचेबिलिटी को बताने के लिए डिफरेंट एक्ट्स हैं। कौन कौन से एक्ट्स हैं? सबसे पहले होता है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, ध्यान से, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो एक्ट में लिखो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, इसके अंतर्गत चलेंगे। लिखो, अमेंडेड इन 1976, अमेंडेड इन 1976, 1976 में इसको अमेंड किया गया है, 1976 में इसको अमेंड किया गया है, 76 में अमेंड किया गया है, ठीक है। अनटचेबिलिटी, नाउ अनटचेबिलिटी इज अ कॉग्नाइजेबल, समझते हो? अब अनटचेबिलिटी COGZNIBLE, अब जो अनटचेबिलिटी है ना, ये हो गया है संज्ञेय अपराध बोलते हैं इसको। ध्यान रखो, एक अपराध इंडिया में जो क्राइम होते हैं वो होते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। इस तरीके के जो अपराध होते हैं उसमें बेल नहीं होती है, और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो उसमें बेल हो जाती है। डिफरेंस समझ रहे हो? जैसे मर्डर, तो मर्डर कॉग्निजेबल में है, मतलब मर्डर में सीधे बेल नहीं। मर्डर में जैसे नहीं थाने पुलिस वाले नहीं खाते, वो वकील लेके गए, लॉयर लेके थाने से उनको छुड़ा लाए, नहीं पिक्चर उच्चर में देखते हो, लॉयर लेके गए, हीरो नहीं हीरोइन जाते हैं उनको कहते चलो छोड़ो। वो चीजें किसमें होती है? जो नॉन होते हैं, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी इसमें डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आपको बेल होगी
तो जो आपकी बेल होगी, मतलब अगर आपको पेनल्टी होती है, तो अगर जो बेल होगी वो बाय द कोर्ट होगी। अगले दिन कोर्ट में आप जाएंगे, पेश किया जाएगा, फिर वहां से बेल मिलेगी। समझ रहे हो? पिक्चर में देखियो, कोर्ट छोड़ते हैं कि इनको छोड़ दो, नहीं भाई इज्जत बरी, जज साहब कहते छोड़ दो, तो एक वो बेल होती है, और एक बेल होती है वकील साहब लेकर के नहीं आते पेपर पुलिस स्टेशन में कि साहब इनको छोड़ो, तो वो दो दो बेल। समझ गए? तो जो थाने में बेल होती है वो ये वाले में नहीं होती, वो नॉन वाले में होती है। ठीक है? इसका मतलब अगर आप इस केसेस में फंसते हैं अनटचेबिलिटी में, तो आपको कहां से बेल होगी? बाय द कोर्ट। लिखो, इन दिस मैटर द बेल इज डन from the court. The bail is done from the court. ठीक है? on court. एक तुमने वो भी सुना होगा कि जब कहीं किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो लोग नहीं कहते वारंट लाए हो, नहीं तो वारंट, पिक्चर उच्चर में नहीं कहते वारंट। तो याद रखिए, जो इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। इस चीज को भी ध्यान से लिखो। एंड एनीवन कैन अरेस्टेड विदाउट द वारंट। एनीवन कैन अरेस्ट विदाउट द वारंट। समझ गए? तो किसी को भी बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है, विदाउट द वारंट। ये भी क्लियर हो गया? तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और साथ में बेल कहां से मिलेगी आपको? बाय द कोर्ट मिलेगी। ये ध्यान रखो थोड़ी सी। ठीक है? चलो, अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2015 में इसको फिर रिफॉर्म किया। लिखो, इन 2015 अ न्यू रिफॉर्म हैज बीन डन। 2015 में एक नया रिफॉर्म किया गया। 2015 में एक गवर्नमेंट ने इसी में नया अमेंडमेंट किया, मोदी जी ने 2015 में नया अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है? इसके अंदर लिखो मेन प्रोविजंस। 2015 में जो मेन प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं इसके अंदर। ठीक है? तो इसके अंदर के प्रोविजन कौन कौन से हैं, पहले उसको समझते हैं कि ये प्रोविजन है। पहला प्रोविजन, एक्सटेंशन ऑफ क्राइम्स। एक्सटेंशन ऑफ क्राइम, जो क्राइम है उसको डिफाइन किया गया है, उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है? क्राइम की डेफिनेशन जो होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजों को लाया गया है। ठीक है? कैसे लाया गया है वो मैं बता देता हूं। लिखो, जैसे तुम लोगों ने वो देखा होगा कि जब प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट में नेताजी होते हैं या कोई भी जो व्यक्ति होता है, उसके गले में नहीं वो सूज की माला वगैरह पहनाते हैं, गले जूतों की माला पहनाते हैं, या मुंह पे जो नहीं कालिक वगैरह पोतते हैं, देखे हो वो सारे एक्ट को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है? चलो, दूसरा लिखो। तो पहला हुआ क्राइम्स, दूसरा इसमें इंक्लूड किया गया है वार्निंग। वार्निंग, वार्निंग का मतलब हुआ चेतावनी देना। अगर आपको किसी से चेतावनी दे रहे हैं, स्पेशलाइज फॉर द कास्ट, जाति को लेकर के अगर आप किसी को व्यक्ति को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जैसे नहीं होते, तुम्हारे जैसे ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे ऐसे होते हैं, इस तरीके से उसको लेकर के। ठीक है? ये किया गया है। इसके अलावा थर्ड काम जो किया गया है इसमें वो है स्पीड ट्रायल। स्पीडी ट्रायल, समझ गए? मामलों का तेजी से निपटारा। इसके अंदर लिख लो, विद इन 6 मंथ कोर्ट ट्रायल हैज बीन डन। विद इन 6 मंथ कोर्ट ट्रायल हैज बीन डन। 6 महीने कोर्ट ट्रायल खत्म होगा। इवन इफ नीड देन मस्ट फॉर्म फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर जरूरी हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएंगे। इवन इफ नीड देन मस्ट फॉर्म फास्ट ट्रैक कोर्ट। अगर जरूरी हो तो क्या बन सकते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन सकते हैं अगर नीड हो तो। फास्ट ट्रैक कोर्ट समझते हो? किसी एक मैटर को स्पीड में खत्म करने के लिए इस तरीके के कोर्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट होता है सुओ मोटो। SUO, सुओ मोटो, MOTTO, सुओ मोटो। पॉलिटिकल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान का मतलब एक चीज समझो, जैसे जब कोर्ट के पास कोई मैटर पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? भाई कोर्ट के पास कोई मैटर पहुंचेगा तो उस मैटर को पहुंचाया जाएगा ना, कोई व्यक्ति कोर्ट के केस करेगा तभी तो कोर्ट के पास पहुंचा। लेकिन इस वाले मैटर में कोर्ट के पास कोई केस करे ना करे, कोर्ट खुद से मैटर को उठा लेता है। जैसे आज जज साहब सुबह उठे, उन्होंने सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में निकला है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कम से कम 10 लोगों का मर्डर कर दिया गया कास्ट की बेसिस पे।
तो इस बेसिस पे कोई कोर्ट जाए चाहे ना जाए, जज साहब को अगर लगता है तो वो सीधी बात सामने इंदिरापुरम के जो एसएचओ होंगे, थाने के होंगे, या फिर जो यहाँ के लोग को सीधे अपने पास बुला लेंगे। इसमें किसी ने कोर्ट केस किया नहीं किया, लेकिन वो इसको क्या बोलते हैं, सुओ मोटो। क्लियर होगा, स्वतः संज्ञान। बहुत, ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया रहा है कोर्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट हो डेफिनीशन। डेफिनीशन प्रॉपरली इसमें डिफाइन किया गया है व्हाट इज अनटचेबिलिटी। डिफाइन किया गया है व्हाट इज अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये हुआ 2015 का अमेंडमेंट डन। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट लिख लो, मेंटेन द प्राइवेसी। मेंटेन द प्राइवेसी, ऑब्वियस बात है, जिस किसी व्यक्ति को जाति से रिलेटेड कुछ मैटर होगा तो उस मैटर में प्राइवेसी को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, तो मेंटेन दी प्राइवेसी। ठीक हो गई बात। तो ये आपका सिस्टम काम करता है। चलो नेक्स्ट आओ, यहाँ क्लियर है। ठीक है, तो अब इस पे तुमको तुरंत लिख लो, एक शॉर्ट नोट्स लिखना है 150 वर्ड का सिविल राइट एक्ट्स पे। तुरंत वहीं लिखो, HM होमवर्क SW सिविल राइट एक्ट्स 200 वर्ड का एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की आप चाहो तो इसी में बना सकते हो, नहीं तो मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था क्या कि आप शॉर्ट नोट्स की कॉपी, 2 कॉपी आपको खरीदवाता हूँ, वरना तो आप लोग A4 शीट पे लिखते हैं। वरना मैं आप लोगों को 2, एक कॉपी होती है टेस्ट के लिए और एक कॉपी होती है आपकी शॉर्ट नोट्स के लिए। तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करेंगे, एक मोटी सी कॉपी खरीद लेंगे। कोई आया है क्या? आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसमें बेसिकली जो टाइटल होते हैं उन टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है। टाइटल का मतलब क्या होता है ये समझ लो, टाइटल हैज बीन एबॉलिश्ड। तो टाइटल को एबॉलिश करने का मतलब, टाइटल क्या होता है, टाइटल तुम लोगों ने सुने होंगे, एक होता है श्री, मिस्टर, मिसेज, ये सब टाइटल होते हैं। तो इन टाइटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रिस्पेक्ट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ एक टाइटल होते हैं जो इंडिया में होते हैं, पहले इसके प्रोविजन लिखो। नंबर 1 18(1), 18(1), 18 का 1 आर्मी, आर्मी, और दूसरा है एकेडमिक ओनली। आर्मी एकेडमिक ओनली का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो फिर नोट करना। बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट और प्री फिक्स नेम, ध्यान से, यानी जो आपका नाम है उस नाम के पहले केवल आप आर्मी के टाइटल या एकेडमिक के टाइटल लगा सकते हैं। आर्मी का मतलब समझ गए, मेजर, जनरल, कर्नल, जो भी नहीं होते हैं, और एकेडमिक टाइटल समझ गए, डॉक्टर, इंजीनियर। इसके अलावा कोई भी टाइटल को आप अपने नाम के पहले प्रीफिक्स नहीं करेंगे। मतलब समझ में आ गया? जैसे इसके अलावा कौन से टाइटल होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। 18 का 2, डू नॉट टेक, वेट करना, पहले मुझे फिनिश करने दो, एनी गिफ्ट और टाइटल फ्रॉम आउट, आउटसाइड ऑफ इंडिया, भारत से बाहर से। ध्यान से, 2 चीजें, क्या नहीं लेंगे, ना तो भारत से बाहर से कोई आप गिफ्ट लेंगे, ना तो कोई टाइटल लेंगे। बहुत ध्यान से समझो, गिफ्ट का मतलब समझ में आ गया? आप गिफ्ट ले रहे हैं फॉरेन से कोई कार या वगैरह, तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब टैक्स देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट की परमिशन हो गई कि नहीं हो गई? आराम से, मेरी बात समझ में आ गई भाई? अगर आप लोगों को, आप बाहर से कोई सामान खरीदे और आपको टैक्स दिए तो गवर्नमेंट से पूछ लियो तभी तो टैक्स दे रहे हो, इसका मतलब गिफ्ट। समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइटल। अब यहां पे देखो, बाहर से आप एकेडमिक का जो टाइटल है वो तो ले सकते हो। मैंने बोला आर्मी और एकेडमिक के टाइटल, जैसे मैंने एमबीबीएस किया हुआ है तो मैं एमबीबीएस किया हुआ, मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाऊंगा। लेकिन मैंने एमबीबीएस रशिया से किया, चाइना से किया, तो मैंने डिग्री तो ले लिया ना, तो क्या मैं इसको अपने नाम के आगे लगा सकता हूं? तो आंसर है कि आप अपने नाम के आगे एकेडमिक टाइटल लगा सकते हैं। तो लॉजिक बात, इसका मतलब बाहर से, इंडिया के बाहर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी की डिग्री मिलने में किसकी परमिशन कंपलसरी होती है? गवर्नमेंट की। तो लॉजिक बात है, हर बंदे की डिग्री में सरकार तो साइन करने जाएगी नहीं।
भाई इंडिया के बाहर 5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे, 5 करोड़ लोगों पे साइन थोड़ी करेंगे मोदी जी। तो इसलिए हमारे पास उसकी परमिशन के लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है पासपोर्ट। मैंने उस दिन भी चीज तुमको समझाई थी कि जो इंडियन पासपोर्ट होता है उस पासपोर्ट पे किसका टाइटल लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चेक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पासपोर्ट पे जब रिपब्लिक लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी है, ठीक है। तो भारत के बाहर से अगर आपको कोई डिग्री लेनी है या भारत के बाहर से आपको कोई गिफ्ट लेना है तो आपको परमिशन किसकी चाहिए, सरकार की परमिशन चाहिए, ठीक हो गई बात। मतलब इंडिया के बाहर से कोई व्यक्ति परमिशन वो नहीं ले सकता है ये, ठीक है। तीसरा, वेट करो पहले मुझे, थर्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर, नो टाइटल, गवर्नमेंट ऑफिसर नो टाइटल विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार से पूछे बिना नहीं ले सकता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर। और सेम कहानी है गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम आउटसाइड। अब इसको नोट करो, भारत से बाहर के सरकारी आदमी ना अपने नाम के आगे कोई टाइटल लगा सकता है, ना कोई भारत से बाहर का बंदा बाहर आउट इंडिया से क्या हो सकता है, टाइटल ले सकता है, ठीक है। इंडिया के बाहर से भी नहीं ले सकते, ना ही इंडिया में करके भी ले सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड। क्लियर हो गया, आराम से कोड करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला है डू नॉट टेक एनी गिफ्ट टाइटल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब भारत से विदाउट द परमिशन, कंडीशन सब में लगेगी, भारत से बाहर से कोई भी आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, तो या टाइटल नहीं ले सकते हैं। तो गिफ्ट की बात करते हैं, सर अगर मुझे गिफ्ट लेना हुआ तो मुझे कार, कोई मेरा दोस्त है वो कार दे रहा है गिफ्ट, तो जब उसने कार दी होगी इंडिया में, वो कार आई होगी तो आपने टैक्स पे किया होगा, या उसने पे किसी एक ने तो टैक्स दिया, ये गिफ्ट दे रहा तो आपने नहीं दिया, मान लो उसने दिया तो टैक्स तो उसने दिया। तो जब उसने टैक्स दिया तो क्या आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली, गवर्नमेंट जब परमिट करेगी तभी तो तुम्हारी पर्ची फट रही है, रसीद कट रही है कि नहीं कट रही है, मेरी बात समझो। अगर तुम कोई भी सामान खरीद रहे हो और उसके बदले टैक्स दे रहे हो तो सरकार ने तुमको परमिट किया है तभी तो सामान खरीद पा रहे हो। अगर सरकार तुमको परमिट करती नहीं तो तुमसे टैक्स नहीं लेती ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो सिंपल बात है, तो अगर गवर्नमेंट ने आपको टैक्स मतलब कोई सामान खरीदने की अलाउ कर रही है तभी तो रिसिप्ट ली। तो बाहर से किसी बंदे ने गिफ्ट दिया और अगर आपने टैक्स दिया तो टैक्स देने का मतलब कि गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई कि नहीं मिल गई। इसी तरीके से अमेरिका की मान लीजिए कोई, अमेरिका इंग्लैंड में जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ से जो डिग्री ली जा रही है वो डिग्री भारत का कोई बंदा वहाँ से पीएचडी कर रहा है और पीएचडी की डिग्री उसको वहाँ मिली, तो वो जो पीएचडी को उसको डिग्री मिली उस डिग्री को उसके नाम लिखा होगा भला। तो डिग्री जब भारत आएगा तो भारत आने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसी में तो पासपोर्ट होगा। तो पासपोर्ट का मतलब आपको भारत से बाहर जाना और बाहर से भारत आना, इन दोनों के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्या है, पासपोर्ट, और पासपोर्ट का मतलब क्या, गवर्नमेंट परमिशन। तो अल्टीमेटली तो तुम गवर्नमेंट परमिशन के बिना कुछ नहीं कर पा रहे हो ना। अब आई समझ में, ये मैटर होता है आपका, ठीक। हाँ हो गया, ठीक। अब हुआ क्या था, बेसिकली केस है बालाजी राघवन 1991 का केस था, समझो पहले। इस केस में इंडिया में जो टाइटल दिए जाते थे, भारत रत्न, सुने होगे तुम लोग, अच्छा तुम इंग्लिश सुनो, पद्म विभूषण, इंडिया में यही तो टाइटल दिए जाते हैं, पद्म भूषण एंड लास्ट इज पद्म श्री, सुने हैं। इंडिया में जो टाइटल होते हैं ये 4 टाइटल होते हैं जो नॉर्मली लोगों को दिए जाते हैं, ठीक हो गई। इन 4 टाइटल में, इन चारों टाइटल को आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 18 को जब सुप्रीम कोर्ट में ये वाला केस गया था तो उस केस में हुआ था। मतलब ये मेरा नाम है NK शर्मा, तो ये जो नाम है ना, इस नाम के पहले मैं यहाँ पे मिस्टर चलेगा, मैं इंजीनियर हूँ चलेगा, डॉक्टर हूँ चलेगा, सब चलेगा, लेकिन इस नाम की ये जो टाइटल है, इस टाइटल में मैं ये, जैसे मान लो कि सरकार ने मुझे भारत रत्न दिया तो मैं अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगाऊंगा। इसके पीछे क्वेश्चन है क्यों नहीं लगाएंगे, क्या लगता है, बताइए रीजन क्या होगा आप लोगों को, बोलिए क्यों नहीं लगा सकते। ये क्या बात हुई सर, हमें दिया गया तो लगा तो सकते ही हैं, क्या लॉजिक लगेगा इसके पीछे, क्यों नहीं लगा सकते हैं बताओ, सिंपल।
भाई सरकार ने तुमको भारत रत्न दिया तुम्हारे काम के लिए, लेकिन तुम्हारे काम के लिए जो भारत रत्न दिया, तो अगर उसको अपने नाम के आगे लगा रहे हो तो क्या इस चीज से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाकी लोगों के साथ कि नहीं? तुमको भारत रत्न मिला, अच्छी बात है, लेकिन तुम उस भारत रत्न का दिखावा क्यों कर रहे हो? समझने वाली बात है। मैंने क्या बोला, मैं नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मेरे नाम को अगर कोई यूज कर रहा है, उसने लगाया तो उसमें मेरी गलती। एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, अब्दुल कलाम साहब, लता मंगेशकर, भारत रत्न सबको मिला है। तो अगर किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल छपा है अबाउट तेंदुलकर और उस आर्टिकल में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है तो क्या गलत है? उसमें तेंदुलकर ने लिखा, वो भाई किसी न्यूज़पेपर ने दैनिक जागरण में लिखा है या टाइम्स ऑफ इंडिया में है, किसी भी मैगजीन में लिखा हुआ है, तो उसमें तेंदुलकर की क्या गलती है? पॉइंट मैंने क्या बोला, आप नहीं लगाएंगे अपने नाम के आगे, क्योंकि अगर तेंदुलकर ने अपने नाम के आगे खुद लगाया, तेंदुलकर अपने नाम के आगे कब लगाएगा? तेंदुलकर अपने नाम के आगे कहां लगा सकता है? लॉजिक है, अपने दरवाजे के गेट पे, जो एंट्री गेट होता है उस गेट पे जो होती है नेम प्लेट, उस नेम प्लेट पे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अगर लिखे तो इसका मतलब तेंदुलकर ने जानबूझ के लगाया है कि नहीं लगाया? तो इस सेंस में तेंदुलकर अरेस्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई है? तो लॉजिक बात है, मैं अगर मुझे भारत सरकार ने इन चारों में से कोई सा भी टाइटल दिया तो मैं अपने नाम के आगे नहीं लगाऊंगा। ये चीज समझ गया? कोई और अगर लगाता है उसमें मेरी गलती नहीं है, वो तो भाई जिसको भी सीधी बात है। कोई, अब मैं अभी आंसर राइटिंग लिख रहा हूँ, आंसर राइटिंग में लता मंगेशकर का जिक्र आया तो मैंने लिख दिया भारत रत्न लता मंगेशकर जी, तो इसमें मैंने क्या गलत, उसमें लता मंगेशकर की गलती है क्या? नहीं ना। समझ गए? तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं अपने नाम के आगे इस टाइटल को लगाऊंगा, एकेडमिक लगा सकता हूं या फिर मिलिट्री लगा सकता हूं। अगर आर्मी में मैं मेजर हूं तो मेजर लगाऊंगा, चलेगा, लेकिन इसके अलावा ये टाइटल नहीं लगाऊंगा। समझ गए? ठीक। तो ये केस है बालाजी राघवन। एक आपने साउथ इंडिया में एक वो देखा होगा, कॉमेडियन है ब्रह्मानंदन, जानते हो? साउथ इंडिया की मूवी देखते हो? साउथ इंडिया की मूवी देखते हो कि नहीं? अबे आती तो है, टीवी पे आती रहती। उसमें देखा होगा तुम लोगों ने, एक बुजुर्ग टाइप का है, छोटा सा मोटा सा, हर कॉमेडी करता है। बुजुर्ग टाइप का नहीं है, हर पिक्चर में आपको मिलेगा कॉमेडी करने आ ही जाता है, 10-5 मिनट का रोल होता है उसका। ब्रह्मानंदन नाम, उस बंदे ने अपने नाम के आगे टाइटल लगाया था, उसको सरकार ने पद्मश्री दिया है। बहुत अच्छा काम करते हैं साउथ इंडिया में, तो उसको पद्मश्री दिया था। तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी स्टार्ट होने में देखा हीरो हीरोइन का नाम आता है। तो जब स्टार्ट हो रहा था हीरो हीरोइन का नाम आ रहा था, तो उस नाम में उस ब्रह्मानंदन के नाम के आगे लिखा हुआ था। तो क्या लगता है, ब्रह्मानंदन की गलती है कि नहीं? मूवी में जिसमें उसने काम किया है, उस मूवी के स्टार्ट में उसके नाम के आगे लिखा, जैसे नहीं आता पहले हीरो हीरोइन आते हैं फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो वो जो नाम उस नाम के आगे लिखा हुआ था, तो उसमें कोर्ट ने उसकी गलती मानी। क्यों मानी? क्योंकि जितनी भी मूवी बनती है, जब वो फाइनल स्क्रिप्ट उसकी तैयार होती है, मतलब फाइनल होता है, उसकी एक कॉपी इनिशियली जो सबसे पहला होता है, वो याद रखिए जितने भी मूवी में काम करने वाले लोग हैं उनको दिखाई जाती है, उसके बाद पब्लिक के लिए रखी जाती है, ये रूल होता है। तो अगर उनको दिखाई गई और उस नाम में वो नाम आके पहले लिखा हुआ था, तो तुरंत क्वेश्चन रेज कर देना चाहिए था कि साहब ये नाम गलत मेरा यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जब नहीं किया गया तो जब कोर्ट की तरफ गया तो कोर्ट ने उन भाई साहब से पद्मश्री को क्या कर लिया, छीन लिया। क्योंकि रूल मैंने बता दिया कि आप अपने नाम के आगे इसको नहीं लगाएगा, लगाएंगे तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, छीन लेगी। समझ गए? ये कहलाता है आर्टिकल नंबर 18। क्लियर? नोट करो, बहुत प्रॉपर नोट करो चारों, खास करके ये वाले। हो गया? ठीक। तो अभी आप लोगों ने अभी तक क्या समझा? आर्टिकल नंबर 14 से 18 चल रहा है ये। आज तो कल से यहाँ से खटखट हो रहा है, कुछ बाथरूम में इसकी इश्यू हो रखा है उससे। आर्टिकल 14 to 18 क्या हो गया? राइट टू इक्वेलिटी, खत्म। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। 19 to 22, 19 से 22 के बीच में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 19।
आर्टिकल 19 ये क्या बात करता है, आप लोगों को क्या देता है ये? फ्रीडम, आज़ादी देता है। ठीक है, ध्यान से। फ्रीडम बेसिकली जब हमारा संविधान शुरू था, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव 7 फ्रीडम। अभी हमारे पास जो आज़ादी है वो है 6, तो एक खत्म कर दी गई है। तो वो कौन सी खत्म कर दी गई है वो आगे जानेंगे। पहले राइट टू फ्रीडम, तो पहले ये जो 6 हैं वो 6 कौन कौन से हमारे पास हैं? नंबर 1 फ्रीडम ऑफ, आराम से पहले लिखने दो मुझे, फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन सुने होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा है असेंबल होना, असेंबल समझते हो? अरे यार रुक जाओ, क्योंकि ऐसे में ना फ्रीडम ऑफ मीटिंग, शॉर्ट नोट्स में लिखो, मीट। नेक्स्ट है ग्रुप बनाना, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ग्रुप। नेक्स्ट है मूवमेंट, मूव इन इंडिया। नेक्स्ट है रिसाइड, भारत में कहीं भी रहने का अधिकार। और नेक्स्ट है बिजनेस, कुछ भी करने का अधिकार। ध्यान से, तो ये आपको 6 तरीके की क्या दी हुई है? फ्रीडम। इसी में यहीं पर एक एक्स्ट्रा थी रिसाइड के बाद इस, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे क्या हो गई? ये ए बी सी डी ई और यहाँ पे थी एफ और ये हुई तुम्हारी जी। तो जो एफ है ये थी राइट टू प्रॉपर्टी, मैं पीछे भी बता चुका हूं ना। राइट टू प्रॉपर्टी या सिंपल फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी थी, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? हटा दिया। तो क्यों हटा दिया, कैसे हटा दिया, वो आगे समझेंगे। ये चीजें क्लियर हो गई हैं आपको? कुल मिलाकर के 19, इसको कैसे पढ़ेंगे? 19(1) का ए, 19(1) का बी सी डी ऐसे करके चलना, ठीक है? पहली चीज, पहले इसको नोट करो, फिर एक एक करके चलते हैं। बहुत ध्यान से। पहली हेडिंग 19(1)(a), ध्यान से 19(1)(a) ऐसे लिखते हैं, ठीक है? 19 डेल को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की फ्रीडम। लॉजिक बात बताइए, एक्सप्रेस आप कैसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है किसी चीज को लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या, किसी को बोल के कर सकते हैं। तीसरा किसी भी चीज को इंडिकेट करके क्या एक्सप्रेशन किया जा सकता है कि नहीं, इशारा करके। तो पहले तो ये 3 तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं, नोट करो। आपको एक चीज बताइए, कुछ भी बोलने की आजादी है एक्सप्रेशन की, तो कुछ भी बोलने का मतलब है क्या? कुछ भी, क्या लगता है? कुछ भी का मतलब तो ऐसा तो नहीं सर, कुछ भी थोड़ी बोल सकते हैं भाई, सीधी बात है। रोड पे खड़े होकर के कुछ भी हम बोलने लगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो लॉजिक बात है, आपको रोकने के लिए कोई बेस पॉसिबल है? भाई आपको अगर कुछ भी बोलने से रोकना है तो कुछ पॉइंट होंगे जिन पे आपको रोक, किन चीजों पे रोक सकते हैं आपको? सामने वाले को हर्ट ना हो, ठीक। और भारत के बारे का मतलब, उससे क्या होगा? सही जा रहे हो। इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलने से क्या होगा? कुछ तो होगा ना, क्या होगा? अरे सिक्योरिटी को थ्रेट है सर, देश के बारे में बोलेंगे तो नुकसान हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बॉल समझ जो, पहले फिर नोट करना। सबसे पहले है इंटीग्रिटी, दूसरा है यूनिटी, तीसरा है रिलेशन, अभी नोट करना जब बोलूं रिलेशन। नेक्स्ट है
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लिख रहे हो, आर्टिकल 19 ही सब कुछ है। पब्लिक ऑर्डर, नेक्स्ट है मोरालिटी, नेक्स्ट है डिफेमेशन। समझते हो डिफेमेशन? मानहानि समझते हो? जो नहीं कोई किसी को कुछ भी बोल देता है तो भाई जो तुमने वर्ड यूज किया किसी को हर्ट ना हो। और क्राइम, ये है तुम्हारे सामने बेस, ठीक है। डिफेमेशन, क्राइम, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इन बेसिस पर आपको बोलने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। नोट करो, फिर इसके आगे बताता हूं मैं। बोलो किस बेस का क्या मतलब? इंटीग्रिटी समझ गए, यूनिटी, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिमोरलिटी समझ गए, नैतिकता, शिष्टाचार इसको बोलते तमीज यार। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के बोलने से किसी को दिक्कत है, और क्रिमिनल का ऑब्वियस है क्राइम को बोलने से, अगर कहीं जैसे तुमने बोला मारो और 4 लोग उठ के मारने लगे किसी को, तो तुमने क्या बोलने का अधिकार है, तो तुमने बोल तो दिया, तो सामने वाला पिट गया कि नहीं पिट गया? हरकतें की हो कभी कॉलेज वगैरह में? कॉलेज में कब लड़ाई झगड़ा किया आप लोग? कॉलेज में एक आध लोग किए हैं सर। क्यों किए? कब हुआ था, मौका मिला? पिटे हैं कि पीटे हैं? दोनों बातें हो सकती हैं। जब अकेले रहते हैं तो, और एक साथ रहते हैं तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तुम्हारे कॉलेज में सब शराफत है? डीयू में सब सही चल रहा? झगड़े नहीं थे डीयू में? हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं? इन्वॉल्व होते हो झगड़ों में? हम शराब क्या रखा है, मज़ा आया यार कॉलेज के झगड़ों को। जब तक आप झगड़े नहीं तब तक तो मज़ा क्या आया, बढ़िया। अच्छा चलो नेक्स्ट लिखो, राइट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 19(1). 19(1) से रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स होते हैं जिन आर्टिकल्स को आपको जानना चाहिए। इसमें पहला लिखो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई सुने हो? आरटीआई पे एक आपको पूरा लिखवाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा। दूसरा राइट टू या फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को अधिकार है कुछ भी बोलने के कि नहीं? क्या लगता है प्रेस भाई जरूरी है ना? अगर प्रेस को आप रोक दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी की नहीं? तो प्रेस को बोलने का अधिकार। तीसरा प्राइवेसी, थर्ड राइट प्राइवेसी, प्राइवेसी समझते हो भाई? आपके फोन को टैप करना या आपकी बातों को सुनना, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो आर्टिकल नंबर 19(1)(a) का एक्सप्रेशन है उस पर बैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट राइट टू फ्लैग होस्टिंग, झंडा फहराने का अधिकार। नेक्स्ट राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने का अधिकार। ब्रैकेट में लिखना नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। स्ट्राइक समझते हो? हड़ताल, रोड पे जाम करके खड़े कर दो, ट्रैफिक लगा दो, वो नहीं। आप प्रोटेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं, प्रोटेस्ट तो चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू साइलेंस, राइट टू साइलेंस, समझ गए? साइलेंस, चुप रहना। क्या लगता है चुप रहना एक तरीके का एक्सप्रेशन है कि नहीं है भाई? चुप रहना, अगर तुमसे कुछ पूछा गया और आप चुप हैं, उसका क्या मतलब है? उसके बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, या बोलना चाह रहे हैं मन नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन ही तो है भाई। चुप होने का मतलब भी अपने आप में एक्सप्रेशन की फीलिंग दे रहा है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हो गए जो किससे रिलेटेड हो गए? 19(1)(a) एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो गए। अब यहां पे आपको जो दूसरा काम करना है, होमवर्क में लिखो आरटीआई। आरटीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। आरटीआई कम से कम 300 से 400 वर्ड में एक नोट्स, पूरी एक मोटी सी कॉपी ले लो, मैंने बताया ना, पूरी मोटी सी कॉपी 300-400 पेज की, उसमें इस तरीके के नोट्स को, क्योंकि ये कवर नहीं अकेडमी नहीं कराएगी आपको, सीधे सीधे इसके प्रिंट आउट मिलेंगे और सब आपको जब होगा तब, ठीक है। चलो यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो फ्रीडम ऑफ प्रेस, हेडिंग डालो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। केस का नाम है साकल पेपर मिल, साकल SAKL, साकल पेपर मिल 1962। ठीक है, साकल पेपर मिल्स 1962, डैश करके लिखो। कंप्लीट फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम को पूर्ण आजादी दी गई है इसमें। कंप्लीट फ्रीडम टू प्रेस, प्रेस को पूरी आजादी दी गई है। जब प्रेस को पूरी आजादी दी गई तो फिर तो रोकने वाली बात है। तो रोकने के लिए 42nd अमेंडमेंट में किया गया था, लिखो 42वां संशोधन 1976, 42nd अमेंडमेंट 1976, जो वो लगी थी इमरजेंसी, उस समय लिखा था, लिखो 76। पार्लियामेंट हैज द पावर टू सेंसरशिप द प्रेस, पार्लियामेंट हैज द पावर टू सेंसर द, सेंसरशिप समझते हो? किसी भी चीज पे बैन लगाना। हैज द पावर टू सेंसर द प्रेस, प्रेस के ऊपर बैन लगाने का अधिकार था, ठीक है। बट
रिकमेंडेशन ऑफ NCRWC, रिकमेंडेशन ऑफ NCRWC, ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके कुछ था, ठीक है, उस पे उसने बोले लिखा है नो प्रेस मस्ट नो कॉमा द प्रेस मस्ट हैव द क्लियर फ्रीडम, मस्ट हैव द क्लियर फ्रीडम एंड इट कैन नॉट बी वायलेटेड, एंड इट कैन नॉट बी वायलेट। अब प्रेस को कुछ भी, भाई प्रेस है, मीडिया है, उसको बोलने की आज़ादी पूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके बोलने से हो सकता है दिक्कतें हो जाए, ठीक है, तो उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए प्रेस को। क्लियर हो गया 19(1)A। चल दूसरा 19(1)B। 19(1)B, 19(1)B क्या होता था, लिखो फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबल, असेंबल होने का अधिकार, असेंबल होने का अधिकार। देखो असेंबल होने के अधिकार के पीछे का लिख लो, तीन चीजें कर सकते हैं असेंबल होने में। आप क्या कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं मीटअप, पब्लिक मीटिंग आप कर सकते हैं। दूसरा आप इस असेंबल में कर सकते हैं प्रोटेस्ट, इकट्ठा होकर के जो प्रोटेस्ट होता है आप वो भी कर सकते हैं। और तीसरा आप है जुलूस, समझते हो जो मॉब जुलूस निकालता है, भीड़, ये तीनों आप कर सकते हैं। कंडीशन यहां पर है पहली, वो होना चाहिए पीसफुल, पीसफुल समझ गए, शांतिपूर्ण। और दूसरी कंडीशन है विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब आप लोग अपने घर से उठा लाए चलो प्रोटेस्ट पे, ठीक है, तो प्रोटेस्ट बिना हथियारों के होगा और शांतिपूर्ण होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, छोटे अब छोटे जो वही उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। 19(1)C, 19(1) का C, ये है आपका ग्रुप बनाने का, राइट टू फॉर्म ग्रुप, पीछे जो था संगम या संघ बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार है, ठीक है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल ग्रुप हो सकते हैं, पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक ग्रुप हो सकते हैं, तीसरा सोशल ग्रुप हो सकते हैं। तीनों ग्रुप के एग्जाम्पल दो। पॉलिटिकल ग्रुप का एग्जाम्पल बताओ कोई, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब क्या है तुम्हारी, ठीक है, पॉलिटिकल वाला जो होता है ये। नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रुप बताओ कोई, इकोनॉमिक ग्रुप बताओ कोई। अरे इकोनॉमिक ग्रुप तुमने सुना, फिक्की नाम सुना, फिक्की, FICCI, कोई बात नहीं। मजदूर संघ का नाम सुने हो, लेबर यूनियन जो होती है जो प्रोटेस्ट करती है यार, मजदूर संघ, ठीक है। सोशल ग्रुप बताओ, सोशल ग्रुप है तुम्हारा व्हाट्सएप, कोई दिक्कत, व्हाट्सएप में ग्रुप बनता है, क्या वो सोशल ग्रुप नहीं है। बाकी बहुत सारे सोशल ग्रुप तो होते ही हैं, सोसाइटी वाले RWA वगैरह तुमने सुने होंगे, वो सब क्या होते हैं तुम्हारे सोशल ग्रुप, सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये सब बनाने का अधिकार आपको शामिल है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंडिया में जो आर्म फोर्सेज हैं, इंडिया में जो आर्म फोर्सेज होती है ना, पुलिस, इनको भी बनाने का अधिकार है, ओनली कल्चरल ग्रुप, ये ध्यान रखना, ओनली कल्चरल, ये पूछा हुआ है। इंडिया के जो आर्म फोर्सेज हैं उनको केवल सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, ग्रुप सांस्कृतिक, ठीक है, कल्चरल, क्योंकि पॉलिटिकल बनेंगे तो झगड़ा झगड़ा होगा ना आर्मी वाली चीज, ठीक है। चलो केस का नाम है, हाँ यहाँ है, क्वेश्चन लिखो, डू आर्मी हैव, डू आर्मी हैव फ्रीडम टू स्ट्राइक, फ्रीडम टू स्ट्राइक, क्या आर्मी को स्ट्राइक करने का अधिकार है। क्या लगता है, आर्मी मतलब आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, क्या लगता है आर्मी को स्ट्राइक करने का अधिकार होना चाहिए, पुलिस, आर्मी, इन लोगों को हड़ताल करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पक्की बात।
भाई पुलिस वाले अगर हड़ताल करने पे आ गए तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कह रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा धुआं लग रहा है, मैं तो जा रहा, और सारे ट्रैफिक पुलिस वाले चले गए कहाँ पे, स्ट्राइक पे। आप सोचिए रोड का क्या होगा। जब ट्रैफिक वाले पुलिस वाले रहते हैं तो रोड का ये हाल है, और जब वो नहीं रहेंगे तो खुद सोच रहे हो क्या हो सकता है। तो लॉजिक बात है, जिस तरीके की ये लोग काम करते हैं उस तरीके के जो लोग होते हैं उन लोगों को बोलते हैं इसेंशियल सर्विस। तो इसेंशियल सर्विस वाले लोगों को भारत में स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखियो, डू क्या कुछ लिखे, हेडिंग है तो लिखो। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट amended by the government, amended by the government full stop. In this act या in this clause government form a act, in this clause government form a act called essential, ध्यान से लिखना, called essential सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, essential service maintenance act, full stop. Under this act government clarify some essential services, clarify some essential services। सरकार ने कुछ essential सर्विस को क्लैरिफाई किया है, डैश सम essential services डैश। नंबर 1 मेडिकल, पुलिस, आर्मी, फायर, सेफ्टी रिलेटेड, बैंकिंग। समझ गए। तो जब भी सरकार, इसको एस्मा बोलते हैं, ESMA, इसेंशियल सर्विस, लिखा है मेंटेनेंस एक्ट, कहीं वो लिखे थे कि नहीं, पूरा नाम लिखे हो, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, कहीं तो लिखे होगे। हाँ, उसको एस्मा बोलते हैं, ESMA शॉर्ट में लिख लेना, क्योंकि कई जगहों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा एस्मा। एस्मा, सरकार एस्मा लागू कर दे रही है। एस्मा लागू करने का मतलब जैसे कोविड में एस्मा लागू था, कोविड में ये लोग थे, यही लोग जॉब पे जा सकते थे, बाकी लोग नहीं जा सकते थे ना, तो यही वाला था आपका, समझ रहे हो। तो ये कहलाता है तुम्हारा एस्मा। मतलब जो इसेंशियल सर्विस वाले लोग हैं, अगर वो लोग भी स्ट्राइक करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सरकार क्या की, तो सरकार उसके लिए ये की है। ठीक है, इसेंशियल सर्विस के लिए आपके अगर जरूरी सर्विस है तो उस सेंस में आपको काम करने से रोका जा सकता है। इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। केस का नाम लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, केस हेडिंग डालो, कोर्ट केस वैसे भी जरूरी मान लो। TK रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु, TK रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु, ये केस है। इसमें लिखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डोंट हैव द राइट टू स्ट्राइक, गवर्नमेंट एम्प्लॉय डोंट हैव द राइट्स टू स्ट्राइक। जो सरकारी आदमी है उनको राइट टू स्ट्राइक नहीं है, सिंपल बात है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, 2003 का केस था। ठीक है, डन। नेक्स्ट आओ, 19(1)(d), 19(1)(d) नेक्स्ट केस, 19(1) नेक्स्ट आर्टिकल 19(1)(d), ये है मूवमेंट इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया फ्रीली। भारत में आपको कहीं पे भी फ्री घूमने का अधिकार है। फ्रीली का मतलब, फ्री का मतलब वो फ्री नहीं, फ्री का मतलब टिकट लेकर तो घूमोगे ही, फ्री का मतलब वो कहीं भी आने जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इस सेंस को बोलते हैं। बट यहां पर याद रखिएगा, कहीं पे भी आने जाने का अधिकार है, इसका मतलब किसी के भी घर में घुस जाओ। सरना में क्या बोला है, कहीं पे भी आने जाने का अधिकार है, तो गेट खुला हुआ है हम अंदर आ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों, रोका जा सकता है। तो वो रोकने वाली चीज को लिखो ग्राउंड, सबसे इंपॉर्टेंट है, सिविल में 2-3 बार पूछे इसके ग्राउंड, किस ग्राउंड में रोका जा सकता है। तो पहला जो इसका ग्राउंड होता है वो होता है ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया समझ गए, जो ट्राइबल जनजाति क्षेत्र, उसमें आपको रोका जा सकता है। और दूसरा होता है मोरालिटी, शिष्टाचार, मोरालिटी समझ गए, वही जो मैं तुमको बताया, किसी का दरवाजा खुला हुआ आप चले गए अंदर, बहुत मार पड़ेगी। ठीक है,
या किसी के, कहाँ सर ने बोला है कि कहीं पे भी जा सकते हो, तो किसी के गार्डन में स्विमिंग पूल देखा, तुम आए कपड़े उतारे नहाने लग गए आराम से उतर के। कभी किसी शादियों में खाना खाए हैं बिना बुलाई? शादियों में मस्त जीवन है आप लोगों का, बिना टेंशन के जिए है ना। दूसरे की अननोन शादी, अननोन फंक्शन में जो खाना खाना, वो भी अपने आप में कला है। कब खाना है, कब निकलना है, कोई पकड़ ना ले, बहुत मार पड़ेगी, ऐसा होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उधर तो पहाड़ी शादियाँ होती हैं यार। मैं तो एक ही बार गया हूँ पहाड़ी शादी में, कसम से जितने भी आइटम बने थे मेरे को कोई समझ में नहीं आया है क्या। पहाड़ी आइटम नहीं होते हैं राजमा, क्या कहते हैं वहाँ के सब, अलग अलग नाम बता रहे थे। वो मेरा एक स्टूडेंट था, उसी की फंक्शन था, तो पता नहीं क्या 3-4 आइटम बताया था मैंने। उसने एक और उसने कि गुगुची, गुगुती होती, क्या बोलते हैं हरेला पे जो बनती है, हरेला होता है, हरेला, हरेला पे नहीं मीठा वाला बनता है जो, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? वो गुगुची या पता नहीं क्या बोल रहे थे, गुगुची या कुछ ऐसे बोलते हैं। हरेला पे नहीं आटे का बनता है, किसी चीज़ का बनता है, लंबा लंबा सा होता है मीठा वाला, गुगुतिया या पता नहीं क्या वर्ड है, गुगुतिया बोलते हैं ना उसे, हाँ वो। अच्छा हरेला पे नहीं होता है वो, अच्छा जनवरी में, मकर संक्रांति के आसपास। अच्छा अच्छा, हाँ मुझे लगा उस पर हरेला पे होता था। तो वो लेके आया था, वो बढ़िया था, लेकिन वो ठीक। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर। नेक्स्ट आओ, 19(1) एफ, 19(1) क्या था? डी, ई, ई, राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं पे भी आप रह सकते हैं। राइट टू रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, भारत में आप कहीं पे भी रह सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, लिखो बट बेस आर सेम। बट बेस आर सेम, जो बेस आपको पीछे बताए गए तो बेस कैसे हैं? सेम। सेम समझ गए? कौन से दो बेस थे? ट्राइबल और मोरालिटी। तो और यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लेना स्टार लगा करके, जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर का जो बेस था वो था कि जम्मू कश्मीर में आप नहीं रह सकते थे, अभी तो हो गया है वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 19(1)(f), 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 राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार था, बट इसको हटा दिया गया है, लिखो डैश करके, अमेंडेड बाई 44th 1978, अमेंडेड बाई 44th अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया। अमेंडेड बाई 44th अमेंडमेंट 1978, और इसको कहां डाल दिया गया है? 300A में डाल दिया गया, 300A। ठीक, 19(1)(g), 19(1)(g) क्या था? टू ट्रेड, देखो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एनीथिंग, कोई भी ट्रेड, व्यापार या कुछ भी सामान को आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं। कुछ भी बेचने का मतलब कुछ भी नहीं, मैंने बोला ना कंडीशन से अप्लाई होती है, यहां पर है, लिखिए, गवर्नमेंट हैज द पावर, गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिसाइड सम प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन को गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डिसाइड कर सकती है। सही बात है। एग्जाम्पल बताइए कोई भी सामान के लिए, टेक्निकल या प्रोफेशनल, कुछ भी सामान बेचने के लिए। क्या? केमिकल बेचने के लिए टेक्निकल होना चाहिए। केमिकल से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है मेडिकल स्टोर। भाई मेडिकल स्टोर वही खोल सकता है जिसको बी फार्मा, डी फार्मा होगा कि नहीं होगा, फार्मासिस्ट की होगा कि नहीं होगा, समझ गए? तो ये टेक्निकल हुआ। टेक्निकल जैसे अब अग्रवाल जी की जनरल स्टोर खोलने में दिक्कत नहीं है, भाई जनरल बिस्कुट बेचने में दिक्कत थोड़ी है, लेकिन कुछ एक टेक्निकल चीज़ें होती है ना, जैसे लिक्वर बेचना है तो लिक्वर के लिए लाइसेंस होता है कि नहीं होता? भाई शराब के लिए लाइसेंस होता है। तो इस तरीके की गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टेक्निकल चीज़ें कर सकती है। दूसरा लिखो ग्राउंड, ग्राउंड फॉर स्टॉपेज, रोकने का ग्राउंड क्या है? तो रोकने का ग्राउंड इसमें होता है आपका पब्लिक सेफ्टी,
दूसरा मोरालिटी, पब्लिक सेफ्टी और मोरालिटी, ये दो ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे आपको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। सही बात है। जैसे अल्कोहल वैसे सब, जैसे आपने बोला कि नहीं सर मेरे को तो अब क्या करने हैं, सारे जितने भी गन्स हैं लगे रोड पे बिछा करके बेडशीट बिछाई और सब पे आपने क्या बिछाए, चाकू बंदूकें रख दी रोड पे, और क्या बोल रहे हैं 10 का दो 10 का दो। तो समझ रहे हैं ना बात को। रोड से निकलते समय इमेजिन करो खाली रोड पे तुमको निकल रहे हो, बगल में तुमने एक दुकान देखी और बंदूकें बिक रही हैं, कैसा लगेगा, मजा लग खरीद ही लेके यार, क्या लगता है ना। तो सोचिए रिस्क है कि नहीं है। हाँ, तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट आपको क्या कर सकती है, रोक सकती है। ठीक हो गया। तो ये तुम्हारे 19 के सारे क्या हो गए, आर्टिकल्स हो गए। अब आओ मैटर रिलेटेड टू 19, आर्टिकल 19 से रिलेटेड मैटर है। दो तीन चीजें हैं, मैं आपको सब पे शॉर्ट समझा दे रहा हूं, थोड़ा 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 करके लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में। बार बार कह रहा हूं शॉर्ट नोट्स आपको लिखने पड़ते हैं 100 से 200 वर्ड्स के बीच में। सबसे पहला होता है हेट स्पीच। हेट स्पीच जानते हो, हेट स्पीच मैंने उस दिन भी बताया था। हेट स्पीच का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे बोलने से अगर झगड़ा हो रहा है, खास करके दंगे वगैरह नहीं होते हैं जो किसी के नेता लोग बोलते हैं, जो राइट्स होते हैं, उसको रोकने के लिए हेट स्पीच होती है। तो हेट स्पीच समझ गए, एक ऐसी स्पीच जिससे क्या फैले, हेट फैले, वही तो हेट स्पीच हुई। तो हो सकता है तुम्हारी रिश्तेदारी में भी कोई हो जिसके बोलने से मूड खराब हो जाए तुम्हारा, ऐसा है कोई रिलेशन में, कोई ऐसा है जिसका उसने मुंह खोला और तुम्हारा मूड खराब। हर रिश्तेदारी में एक आध ऐसे होते हैं, ठीक है। आज क्या रहा, सही वाली बात है। एक आध ऐसे होते हैं, आप उसने खोला मुंह और तुम्हारा पूरा फंक्शन अंक्शन जो था सब खराब। तो ऐसा, या फिर किसी व्यक्ति के बोलने से अगर जो सोशल बिहेवियर हो रहा है सोसाइटी का, मोरल ग्राउंड है, वो ग्राउंड्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है, उसको बोलने से रोका जा सकता है। ठीक है। कमेटी का नाम है टी के विश्वनाथन कमेटी, टी के विश्वनाथन कमेटी। इस कमेटी की रिकमेंडेशन आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है। इस कमेटी ने बोला था कि हेट स्पीच को इन बेसिस पे रोका जा सकता है। ठीक है। चलो दूसरा आ जाओ, मानहानि, डिफेमेशन। डिफेमेशन, डिफेमेशन मैंने बताया था केजरीवाल साहब हर देखो जिसको देखो वो स्पीच में उल्टा ही सीधा बोल रहे थे, तो जैसे ही मौका मिलता है सामने वाला कोर्ट चला है। डिफेमेशन का मतलब देखो नाम क्या, डीफेम करना, डीफेमेशन हो गया ना। तो फेम, फेमस करना समझ गए, लेकिन डीफेमस करना यानी किसी की बेइज्जती करना। भाई तुम्हारे बोलने से, जैसे उसने बोला केजरीवाल की क्या दो तीन बातें थी, वो जब बोलता है इस पे खड़े होकर के, जब भी क्या नाम, अरे कोई स्पीच स्पीच जब भी देना होता है तो बोलते हैं कि मोदी जी हैं वो ऐसे हैं, अमित शाह ऐसे हैं। तो जो वो वर्ड यूज किया गया, उस वर्ड से मोदी जी अमित शाह की बेइज्जती हुई। तो कल को अगर वो बात सही नहीं हुई तो फिर तो आपने गलत बात बोल दी कि नहीं बोल दी, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अमित शाह, मोदी जी या जितने भी लोग थे उन्होंने कोर्ट में केस करेंगे। तो कोर्ट में केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा, आओ भैया जरा इधर, आपने बोला कि ये जो मोदी जी हैं चोर हैं, तो आप प्रूफ दिखाओ चोर कैसे हैं। सही बात है। अगर प्रूफ दिखा दिया चोर है तो बहुत अच्छी बात, मोदी जी की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर प्रूफ नहीं दिखाया तो आपने इंसल्ट की कि नहीं की, तो अब आपको कहां चलना है, अंदर चलो। सही बात है। तो उस सेंस में डिफेमेशन में क्या होता है, फिर वो सॉरी बोलता नहीं, नहीं कोई कम से कम उसने अपने 3-4 साल के कैरियर में सीएम में कम से कम नहीं तो 100 बार तो सॉरी बोली होगी। क्योंकि आदमी ना जोश जोश में बोल जा रहा है और उसका जब प्रूफ कर नहीं पा रहा। अब राहुल गांधी का देखो माहौल बना पड़ा, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, आओ जरा जरा बैठो और दिखाओ मुझे जो बिहार में जो वोटर लिस्ट चोरी बनी है, दिखा रहा है उसमें मैनिपुलेट हो रही है, तो मुझे बताओ कहां से मैनिपुलेट हो रही है। अब बंदा भागे फिर रहा, कभी रायबरेली पहुंच रहा, कभी अमेठी पहुंच रहा, कभी अपने वायनाड। क्यों? क्योंकि रियलिटी आ गई। बात समझ गए। तो डिफेशन समझ गए। डिफेमेशन, किसी भी व्यक्ति के बोलने से अगर किसी व्यक्ति के सामने डिफेम होता है तो ये जो प्रोसेस होती है कहलाती है डिफेमेशन। तो इसको रोकने के लिए लिखो आईपीसी सेक्शन 499, आईपीसी का सेक्शन है 499, दूसरा सेक्शन है 500। आईपीसी के दो सेक्शन काम करते हैं, 499 और 500। अच्छा, किसी व्यक्ति के बोलने से सामने वाले को दिक्कत कब होगी, जब वो डिसएग्री होगा उस बात से, तभी तो यार हुई कि नहीं हुई। तो सिंपल बात ध्यान रखना। तो इसमें बोला गया इसी को, पब्लिक डोमेन में अगर आपने बोल दिया। अच्छा एक चीज बताओ, आप चुपके अकेले अपने कमरे में अपने घर में किसी से बात कर रहे हैं, अपने पापा से मम्मी से, और बात करते में तुमने मोदी जी को गाली दे दी, कोई दिक्कत? सही वाली बात है कि नहीं, बताओ। अरे मैं और तुम बात कर रहे, मैं और तुम यहां बात कर रहे हैं, आपस में बात करते समय अगर मैंने मोदी जी छोड़ो, मोदी जी चलो पीएम आदमी, नॉर्मली कोई बंदा है, मैंने उसके बारे में कुछ बोला तो आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोलते ही होंगे, रिश्तेदारी में कितने लोगों को एक दूसरे को बोलते रहते हैं, लेकिन क्या वो डिफेमेशन हुआ? नहीं।
डिफेमेशन कब होता है? जब यही बात पब्लिक डोमेन में बोली जाती है, समझ गए? पब्लिक प्लेस पे अगर आप किसी बंदे के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तभी तो 4 लोग जान पा रहे हैं, नहीं तो मोदी जी, राहुल गांधी, सबको कितने लोग कितना कर आते हैं। लेकिन आप स्पीच दे रहे हैं कहीं खड़े होकर के और उस समय अगर आप बोलते हैं तो इंसल्ट ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ये वो बात होती है, समझ गए? तो इसका ग्राउंड क्या होता है? पब्लिक डोमेन का कंपलसरी है। नेक्स्ट आओ, बैन ऑन मूवीज। थर्ड, बैन ऑन मूवीज। तुमने सुना होगा सेंसर बोर्ड नहीं होता, मूवी रिलीज करती है, कितने तरह के सर्टिफिकेट देता है सेंसर बोर्ड? कौन कौन से सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड कितने तरीके के सर्टिफिकेट है? पहला होता है यू, दूसरा होता है यूए। यू होता है कहां तक? सबके लिए। यूए होता है 13 साल तक, 13 के नीचे वाले को अलाउ नहीं होती है। और फिर होता है ए, एडल्ट, ठीक है? तो यू, यूए और ए, तो ये तीनों सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है, ये इसका कुछ बेस होता होगा। तो ये बेस क्या लगता है सही हो सकता है कि जो चेक कर रहे हैं उन लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो किसी मूवी को ऐसा ना होने के बाद भी उसको डाल दिया जाए, एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया जाए। प्रॉब्लम क्या हो? अच्छा, ये सर्टिफिकेट में फिर होगा क्या अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो? अलाउ नहीं, सीधी बात। अगर एडल्ट सर्टिफिकेट मिला मतलब बहुत ज्यादा उसमें वायलेंस वगैरह दिखाएगा होगा, तो अगर बहुत ज्यादा वायलेंस होगा तो 18 साल से नीचे का बच्चा अलाउ नहीं है उसमें जाने के लिए। बात समझने चीजों को लेकर, तो ये भी तो इसको, बट अगर इसको मैं गलत तरीके से देखूं तो हो सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई मूवी बनी, सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट में, और सरकार ने रिलीज करने से पहले उसको ए सर्टिफिकेट दे दिया, जबकि ऐसा उसमें दिखाया नहीं गया। लेकिन चूंकि सरकार के अगेंस्ट में वो बनी है ना, तो गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही कि नहीं हो रही है? तो सरकार ऐसा कर सकती कि नहीं कर सकती? कर सकती। तो उस सेंस में ये रोकने वाली बात की जा रही है, ठीक है? सेंसरशिप ऑन मूवीज। नेक्स्ट, पीएनडीटी एक्ट समझते हो? नेक्स्ट लिखो पीएनडीटी एक्ट, शॉर्ट नोट्स। पीएनडीटी समझते हो? प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट। कभी अल्ट्रासाउंड कराए हो अपने पेट का? एक्सरे कराए हो? बॉडी में कुछ कराए हो कि नहीं तुम लोग? बोलो, खुद का एक्सरे नहीं कराए हो कभी? तो एक्सरे जिस जगह पे गए हो कराने का अल्ट्रासाउंड, वहां पर देखे होगे एक लिखा होता है, यहां पर बच्चे के जन्म से पहले लिंग का पता करना कानूनन अपराध है। एक ऐड लगा होता है। सिंपल भाषा में, प्रेगनेंसी में 9 महीने में लड़का है या लड़की है, इसको क्या पता कर सकते हैं डॉक्टर के जाकर के? भाई पता कर तो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपको बताएंगे? अगर बता देंगे तो डॉक्टर साहब जेल चले जाएंगे। इंडिया में बच्चा मेल है या, अगर आप, अच्छा डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे आप क्यों पूछ रहे, इसका अगर आपने पूछा लड़का है या लड़की, इसका मतलब आपके मन में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ना, तभी तो पूछ रहे, नहीं तो आपको क्या झंझट है? मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आपने बोला, डॉक्टर साहब ने बोला लड़की है, तो अगर लड़की है तो आपने उनको कुछ ऐसी दवाई खिला दी जिससे खत्म हो गई, या पैदा होते ही मार दिया, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, सिचुएशन हो सकती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ, उस जो बच्चा है उस बच्चे के जो राइट्स है वो गलत हो गए कि नहीं हो गए? तो उसको रोकने के लिए भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया है, उसका नाम है पीएनडीटी एक्ट, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट। लिख लो, पीएनडीटी का मतलब प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्री नटाल का मतलब होता है प्रसव पूर्व, डायग्नोज करना, समझ गए? डिलीवरी से पहले ही डायग्नोज कर देना, प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये कंप्लीट बैन है भारत में कि आप इसको नहीं कर सकते हैं। प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो भारत में इन चारों पे कोशिश जरूर करना, 100 वर्ड के एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना जरूर लेना, ठीक है? चलो लास्ट आओ, आर्टिकल 20। 5 ही लेके चलो, तुम लोग ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन भाई साहब एक चीज बता देना तुम लोग, ये जो नोट्स मैं दे रहा हूं ये बन जाएंगे शॉर्ट नोट्स, पक्का ना? हाँ, क्योंकि अब मैं, अब चूंकि अब हो गया आप लोगों का नया का हिसाब किताब, अब ना चेक करूंगा मैं कॉपी, ठीक है? किस दिन चेक कराओगे जो मैंने दिए हैं आपको? परसों? परसों तक लिख लोगे? पक्का ना? हाँ, तो 4-4-5-5 है, ठीक है? मेरी बात को समझो, क्योंकि जो ये कंटेंट है ना मैटर करता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा सीरियस बात समझना है इसको, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। चलो लास्ट लिखो, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। एक चीज ध्यान से समझना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 दोनों को ना आगे पीछे पढ़ते हैं ध्यान से। दोनों बेसिकली आर्टिकल 20 और 22 अरेस्ट से रिलेटेड है। अरेस्ट, तो अरेस्ट करने से कायदे में रूल, पहले आप अरेस्ट होंगे बाद में कोर्ट जाएंगे। भाई क्राइम करने के पहले और क्राइम करने के बाद, यही तो 2 क्लॉज हो सकते हैं। तो क्राइम करने के पहले का क्लॉज आर्टिकल नंबर 20 में होना चाहिए,
और 22 में क्या होना चाहिए, क्राइम के बाद का क्लॉज होना चाहिए, बट यहां पर उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल जो 20 है वो तुम्हारा क्राइम करने के बाद के इसमें क्लॉज दिए गए हैं, और आर्टिकल 22 क्राइम करने के पहले के हैं, समझ गए? तो लिखो डैश करके आफ्टर क्रिमिनल क्लॉजेज, आफ्टर क्रिमिनल या आफ्टर जो वो होते हैं क्राइम करने के बाद की कहानी क्या है। नंबर 1 20 का 1, 20 का 1 इसको लिखो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब समझ में आया? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, सिंपल तरीके से समझो, तुमने जिस समय क्राइम किया, कोई काम किया, अगर वो काम उस समय क्राइम है तो आपको सजा मिलेगी, और अगर वो समय क्राइम नहीं है, उसके 2 साल बाद वो क्राइम बना, तो क्या आपको सजा मिलेगी? एग्जाम्पल अभी 2025 चल रहा है, 2025 में मर्डर क्राइम नहीं है मान लेते हैं, तो आपने मर्डर किया तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन 2027 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हाँ 2027 से मर्डर क्राइम है, तो लॉजिक है क्या 2025 में जिसने मर्डर किया उसको फांसी होगी? समझ गया बात को लेकर के? तो ये सिचुएशन कहलाती है जो तुमने रेट्रोस्पेक्टिव लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? काम करते समय अगर कोई वर्क क्राइम है तो सजा मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। समझ गया बात को? लिखो लिखो एट द टाइम ऑफ अ वर्क, एट द टाइम ऑफ अ वर्क, if that work is defined as crime, if that work defined as crime, then must be penalty given, otherwise no, otherwise no। समझ गए? क्राइम करते समय अगर हुआ है तो ठीक है, वरना आपको सजा नहीं मिलेगी। यह है 20 का 1। सही बात भी है भाई, हो सकता है अभी जो चीज क्राइम नहीं, आने वाले दिनों में क्राइम हो जाए। जैसे अभी पिछले दिनों तक क्या हो रहा था वो देखे थे आप? वो लग रहा था अरे यार गैम्बलिंग हो रही थी, माई ड्रीम 11 और क्या क्या ऐड नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, वो क्राइम हो गया। अब आप सट्टा नहीं लगा सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते, ठीक है चलो। 20 का 2, 20 का 2 फ्रीडम फ्रॉम डबल जियोपार्डी, फ्रीडम फ्रॉम डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से सुरक्षा। डबल जियोपार्डी, जेईओ, जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी से सुरक्षा देता है। डबल जियोपार्डी क्या होता है पता है? दोहरे दंड का मतलब लिख लो, फॉर द सेम क्राइम, फॉर द सेम क्राइम नो वन कैन पनिश्ड फ्रीक्वेंटली, नो वन कैन पनिश्ड फ्रीक्वेंटली। समझ गए? मतलब तुमने अगर कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की सजा तुमको एक बार ही तो मिल सकती है। भाई तुमने घर पे अपनी छोटी सिस्टर की टॉफी खा ली, पिताजी आए उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया, तुमको सजा मिल गई, फिर अगले दिन आएंगे तो फिर तुमको मार दें थप्पड़, क्या लगता है? आपने पूछा क्यों मारा, तो पिताजी ने क्या बोला, तूने कल चॉकलेट खाई थी ना उसकी, तो कल मारा तो था। ऐसा संभव है ना कि नहीं है? बट यहां पे डैश कर लिखो बाय द कोर्ट ओनली, बाय द कोर्ट ओनली, मतलब केवल कोर्ट आपको इस चीज की सजा दे सकता है, बाकी कोई व्यक्ति आपको सजा नहीं दे सकता है। समझ गए? तो बाकी कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति सजा। मैं हमेशा एग्जांपल क्या देता हूं सबको कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने ऑफिस में किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी, उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर केस कर दिया, तो जब कोर्ट में केस गया तो लड़के को 6 महीने की जेल हो गई, 6 मंथ। जब वो जेल से बाहर आया तो उसको सजा मिल गई कि नहीं मिल गई? अब जेल से बाहर आया, ऑफिस में ज्वाइन करने के लिए गया तो ऑफिस वालों ने भगा दिया। तो क्यों भगा दिया? क्योंकि वो लड़की के उस केस में फंसा हुआ था। तो जब भगा दिया तो आपको सेम क्राइम के लिए दोबारा सजा मिल गई कि नहीं मिल गई? सीधी बात है, मिल गई। हाँ सर मिल गई, बट ऐसा कर सकता, क्या उसको ऑफिस से कोर्ट ने निकाला? नहीं, ऑफिस में तो ऑफिस वालों ने निकाला। तो जब ऑफिस वालों ने निकाला तो वो तो निकाल ही सकते हैं। मैंने क्या लिखा है? बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट तुमको दोबारा सजा नहीं देगा। फिर वो बंदा घर पे आया, घर पे उसको पिताजी ने पीटा, पहले पीटा फिर घर से भगा दिया, तो घर से भगाने के बाद उसको उसी क्राइम के लिए तीसरी बार सजा मिल गई कि नहीं मिल गई? बट मिल सकती, क्या उसको घर से कोर्ट ने निकाला? नहीं। अब आया समझ में? तो कोर्ट आपको सजा दे सकता है एक बार, उसके अलावा नहीं देगा, बाकी कोई सजा दे वो डिपेंड है, ठीक है? इसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं। और तीसरा होता है 20 का 3 सेल्फ विटनेसिंग, सेल्फ विटनेसिंग डैश बैन, सेल्फ विटनेसिंग को बैन किया गया है भारत में। सेल्फ विटनेसिंग समझते हो?
आत्म गवाही, आप अपने खिलाफ गवाही कब दे सकते हैं, डैश करके लिखो, एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट गिवन इन द पुलिस स्टेशन, गिवन इन द पुलिस स्टेशन, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पुलिस स्टेशन में दिया गया। भाई पुलिस स्टेटमेंट में आपने कागज पे लिख के दे दिया हाँ मैंने मर्डर किया, तो क्या इसको सही माना जा सकता है? हो सकता है आपने पुलिस के मार से डर से आपने बोल दिया, लिख दिया हो, पुलिस ने तुमको धमकाया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपने खिलाफ गवाही देने का मतलब ये होता है, ठीक है, लिखो, एवरी पर्सन मस्ट हैव द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, full stop. This rights is for the natural person and corporates also. This rights is for natural persons and corporate also. In Selvi versus Karnataka case, Selvi, SELVI, Selvi versus Karnataka case, Supreme Court ban नार्को टेस्ट, सुना तुम लोगों ने नार्को टेस्ट? सुप्रीम कोर्ट बैन नार्को टेस्ट एंड डीएनए फिंगर, डीएनए टेस्ट सुना, डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट एंड डीएनए टेस्ट को बैन कर दिया है। डीएनए टेस्ट तो जानते होगे तुम लोग मेरे हिसाब से, डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट को बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। हाँ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लिखो, दिस एक्ट इज फॉर इंडियन सिटीजन एंड फॉरेनर्स बोथ, इंडिया के सिटीजन और फॉरेनर दोनों के ऊपर ये लागू होता है।